नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 378। आदित्य बिना किसी को भयभीत किए स्वर्गीय दानव संप्रदाय में गहराई तक चले गए। खोजते खोजते वह एक पहाड़ पर पहुंचा। यहाँ साल भर बर्फ पड़ती है और बहुत ठंड होती है। यहाँ का माहौल देखकर आदित्य को स्काईफ्लो संप्रदाय की महारानी चोटी की याद आ गई। वातावरण लगभग एक जैसा ही है। नंदिनी और मेरी पहली मुलाकात एम्प्रेस पीक पर हुई थी। मुझे लगता है कि नंदिनी के स्वर्गीय दानव संप्रदाय में वापस लौटने के बाद उसने जानबूझकर एकांतवास के लिए इसी तरह के एक पर्वत का रुख किया। आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे नंदिनी की याद आती थी। नंदिनी भी उसे हर समय याद करती थी। आदित्य गुफा से बाहर चला गया। गुफा के बाहर भी एक संरचना थी, जो स्वर्गीय दानव संप्रदाय की रक्षा संरचना से भी अधिक शक्तिशाली थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। लगभग 6 साल तक नंदिनी से अलग रहने के बाद आखिरकार आज वे फिर मिले। आदित्य गुफा की ओर चल पड़ा। एरे दाओ तोंगशेन की प्रतिभा से उसने फिर से उस संरचना को नज़रअंदाज कर दिया और आसानी से गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर एक अलग दुनिया है। दीवारें बैंगनी और हरे रंग के अगेट पत्थरों से जड़ी हुई हैं, जो बहुत सुंदर लगती हैं। गुफा के मध्य में एक कमल का तालाब है, जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं और सुगंध आ रही है, जिससे आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा है। कमल के मंच पर नंदिनी ने सादा वस्त्र पहन रखा था और आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और पूरा व्यक्ति एक नर्म दिव्य प्रकाश से भरपूर था, जो अमर जैसा लग रहा था। विशेष रूप से वह अद्वितीय चेहरा, जिसने अनगिनत कमलों को मंद कर दिया था। नंदिनी के चारों ओर 3 क्लोन बैठे थे, जो उसे शक्ति प्रदान कर रहे थे। और नंदिनी की साधना वास्तव में अमर पूज्य क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है। वह शीघ्र ही अपने पिछले जीवन की साधना को एकीकृत करके अमर संत क्षेत्र में वापस लौटने में सक्षम हो जाएगी। नंदिनी को देखते हुए आदित्य की आंखें धुंध से भर गईं। 6 वर्ष। इन 6 वर्षों में उन्हें हर समय नंदिनी और बच्चे की याद आती रही। आदित्य धीरे धीरे नंदिनी की ओर चला। एक हल्की सी सुगंध आई, जिससे आदित्य को बहुत आराम और सहजता महसूस हुई। नंदिनी एक नाजुक दौर से गुजर रही थी, इसलिए आदित्य ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि चुपचाप वहीं छिपकर देखता रहा। उसकी भौहें और आंखें चित्रों की तरह थीं, उसका चेहरा नाजुक था और बिना मेकअप के भी वह खूबसूरत और गतिशील थी। समय मानो रुक गया था। आदित्य की आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी नज़र नंदिनी के थोड़े उभरे हुए पेट पर पड़ी। बच्चे, तुम्हारे पिता तुम्हें देखने आए हैं, आदित्य ने मन ही मन दयालुता से कहा। जल्द ही वह आश्चर्यचकित हो गया। उनकी धारणा में उनके अजन्मे बच्चे की साधना आभा वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई थी। ये बहुत भयानक था। यहाँ तक कि अमर लोक में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने पूरे जीवन में अमर आदरणीय लोक तक पहुँचने में कठिनाई होती है। लेकिन उसका बच्चा आदित्य जन्म से पहले ही अमर सम्राट लोक की पूर्णता प्राप्त कर चुका है। समय के साथ वह अमर पूज्य लोक, या यहाँ तक कि अमर संत लोक तक भी पहुँच जाएगा। यहाँ तक कि विलुप्त हो चुके अमर सम्राट साम्राज्य के भी दुनिया में पुनः प्रकट होने की संभावना है। जैसा कि मेरे बच्चे आदित्य से अपेक्षा थी, उसने जन्म से पहले ही अमर लोक के 90% साधकों को हरा दिया है। आदित्य को बहुत गर्व महसूस हुआ। उनका बच्चा पहले ही शुरुआती लाइन पर जीत चुका है। 8 प्राचीन कुलों के वे प्रतिभाशाली लोग उसके बच्चे के सामने बस कमजोर हैं। तभी आदित्य ने गुफा की ओर देखा। उन्होंने पाया कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी और भाग्य भी पर्याप्त नहीं था। ये दिव्य शिखर से भी कहीं अधिक बुरा था। क्या यहाँ का माहौल बहुत खराब नहीं है? नंदिनी और बच्चे के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आदित्य बुदबुदाया।
मुझे डर है कि अगर यह वाक्य फैला दिया जाए तो उसे मूर्ख समझा जाएगा। एक महाशक्ति के रूप में तियानमो संप्रदाय जादुई मार्ग का भी प्रमुख है। आत्मा प्रेरक व्यूह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और मध्यम श्रेणी के होंगमेंग अमर कलाकृति तक पहुंच गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा और भाग्य दोनों ही पहले से ही अत्यंत समृद्ध और गहन हैं। लेकिन आदित्य ने कहा कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय का वातावरण खराब था। बेशक स्काईफ्लो संप्रदाय की तुलना में यह वास्तव में कहीं अधिक खराब था। सिस्टम, क्या आपसे 100 एनलाइटनमेंट चाय के पेड़ और 100 आड़ू के पेड़ मांगना बहुत ज्यादा नहीं है? आदित्य ने सिस्टम से पूछा। वह गुफा के पर्यावरण को बेहतर बनाने जा रहा था। कोई बात नहीं, मेजबान अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह करता है और इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पति और पिता होने के योग्य है। टोंगजी उसकी बहुत प्रशंसा करता है और उसे 100 ज्ञानवर्धक चाय के पेड़ और 100 आड़ू के पेड़ इनाम में देता है। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आदित्य के बैंगनी भवन में 200 से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें थीं। ये देखकर आदित्य ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने गुफा में 200 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें रोप दीं। बस जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें रोपने के बाद गुफा में विचित्र घटनाएं प्रकट हुईं और 3000 महामार्गों के नियम प्रकट हुए। कुछ समय के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा सैकड़ों गुना समृद्ध हो गई और अदृश्य रूप से भाग्य गहरा हो गया। नंदिनी ने समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसकी साधना श्वास बिना किसी रुकावट के तेजी से बढ़ने लगी। इस तरह नंदिनी की कार्यक्षमता में काफी सुधार होगा। आदित्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने 100 विचित्र अग्नि और 100 दिव्य गर्जन निकाले और गुफा को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें गुफा में व्यवस्थित कर दिया। ये विचित्र अग्नि और दिव्य गड़गड़ाहटें संकट के क्षणों में नंदिनी और बच्चे की रक्षा भी कर सकती हैं। नंदिनी के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ महसूस हो रहा था और वह इस समय बहुत उत्तेजित हो गया था, लगातार नंदिनी के पेट पर लात मार रहा था। नंदिनी, जो अभ्यास कर रही थी, ने अपनी भौहें हिलाईं। चुप रहो, अपनी मां के अभ्यास में बाधा मत डालो। आदित्य ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की ओर चुपचाप इशारा किया। शायद रक्त संबंध के कारण ही उसके पेट में पल रहा बच्चा शांत हो गया। कितना अच्छा बच्चा है। आदित्य सचमुच अपने बच्चे को गले लगाना चाहता था। वह दिन दूर नहीं है। अगले कुछ दिनों तक आदित्य चुपचाप गुफा में ही रहे। आदित्य जब भी अपनी पत्नी को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। कारण और प्रभाव का समाधान हो जाने के बाद उनका परिवार पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकता है। बस यही सोचकर उन्हें खुशी होती है। इसी समय मुख्य शिखर में हुए परिवर्तनों ने काले और सफेद लुओशा का ध्यान आकर्षित किया। अजीब बात है, मुख्य शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध कैसे हो सकती है? और यह पूरे तियानमो संप्रदाय में फैल रहा है। काले और सफेद रंग के लुओशा ने आश्चर्य से मुख्य शिखर की ओर देखा। उनके पीछे 5 महान बुजुर्ग हैं, जिनमें से सभी अमरसंत क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंच चुके हैं। अकेले ताकत के मामले में तियानमो संप्रदाय सभी महाशक्तियों में शीर्ष स्थान पर है। ये भी एक कारण है कि नंदिनी हजारों वर्षों तक गायब रही, लेकिन तियानमो संप्रदाय टूटा नहीं। क्या ये हो सकता है कि नेता ने आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की हो? असंभव। भले ही नेता अमरसंत क्षेत्र में पहुंच गया हो, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को इतने समृद्ध स्तर तक इकट्ठा करना मुश्किल है। क्या यह अमर ताबूत हो सकता है? 5 महान ऋषियों में से एक वायुदेव ने अचानक कहा। ये सुनकर अन्य लोगों को भी अचानक एहसास हुआ, यदि यह अमरता का अमर ताबूत है तो यह वास्तव में संभव है। वानली, क्या उन धार्मिक ताकतों ने हाल ही में कोई कदम उठाया है? हे लुओशा ने मुड़कर वायुदेव से पूछा। मैं तो बस आपको बताने ही वाला था। वायुदेव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हर किसी के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। वे धार्मिक ताकतें 5 साल में आयोजित मार्शल आर्ट सम्मेलन में दानववध गठबंधन का गठन करना चाहती हैं और हमारे तियानमो संप्रदाय पर एक सामान्य हमला करना चाहती हैं। वायुदेव ने धीमी आवाज में कहा, दानववध गठबंधन, ये बदमाश अभी भी हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेता 5 साल में एकांतवास से बाहर आ पाएंगे? सभी लोग मुख्य शिखर की ओर चिंता से देख रहे थे और उन सभी को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हो रही थी।
यदि प्रमुख शक्तियों के पूर्वज उन्हें मारने आए तो वे अपनी शक्ति से उनका प्रतिरोध नहीं कर सकते। क्या हमें नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय को बुलाकर उन्हें पहले से तैयार करने की आवश्यकता है? नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय। हाँ, ये दो कृतघ्न भेड़िए स्वर्गीय दानव संप्रदाय में कभी नहीं आए जब से नेता गायब हो गया। यदि वे अभी अभी स्थापित हुए होते, यदि मेरे स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने उनकी रक्षा नहीं की होती, तो वे बहुत पहले ही धार्मिक शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिए गए होते। काले राक्षस ने नाराजगी भरी नजरों से शाप दिया। नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं। उनसे कार्रवाई की उम्मीद करना शायद असंभव है। पांचों महान बुजुर्गों ने आह भरी। आप जो कह रहे हैं वह सच है। अचानक काले और सफेद राक्षस ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के बाहर देखा। दो रिक्त स्थान फट गए और कम से कम 100 लोग वहां आ गए। दो आभाएं वास्तव में अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता तक पहुंच गईं। ये नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय है। नहीं, दादी माँ और सफेद भान दानव भगवान भी यहाँ हैं। वायुदेव की भौहें तन गईं, उनकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। दादी माँ का पूरा नाम सुस्मितिया है और वह नरकाग्नि संप्रदाय की पूर्वज हैं। सफेद भान दानव भगवान याओ बिन्हाई रक्त दानव संप्रदाय के पूर्वज हैं। ये दोनों लोग आमतौर पर एकांत में रहते हैं और बाहर नहीं आते। किसने सोचा होगा कि वे इस समय एक साथ एकांतवास से बाहर आएंगे? मैंने सुना है कि भगवान संप्रदाय गुरु वापस आ गए हैं, इसलिए मैं उनका अभिवादन करने आया हूँ। मैं भी भगवान संप्रदाय गुरु से मिलने आया हूँ। दो बूढ़ी आवाजें आईं, जिनमें एक मजबूत शक्ति थी और स्वर्गीय दानव संप्रदाय की रक्षा संरचना वास्तव में हिंसक रूप से हिल रही थी। ये दो बूढ़ी चीजें, मुझे डर है कि उनके इरादे बुरे हैं। काला और सफेद राक्षस तथा अन्य लोग बहुत सतर्क थे, मानो वे किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहे हों। दानव संप्रदाय के बाहर दो ताकतें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दादी माँ के हाथ में सांप के सिर वाला चांदी का डंडा है। उनका दुर्बल शरीर इतना दुबला है कि सिर्फ त्वचा और हड्डियां ही बची हैं और उनकी धसी हुई आंखें नाराजगी और उदासी से भरी हैं। उसके पीछे नरकाग्नि संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। भगवान बैमेई भी बहुत बूढ़े हैं। उनकी एक जोड़ी सफेद भौहें और चील जैसी तेज आंखें हैं। रक्त दानव संप्रदाय के सभी बुजुर्ग भी आए। ऐसा लगता है कि उनमें किसी प्रकार की मौन सहमति है। नगर के बुर्ज पर काले और सफेद राक्षस और 5 बुजुर्ग प्रकट हुए, जो नीचे खड़े लोगों को घूर रहे थे और बेचैनी महसूस कर रहे थे। इन महत्वाकांक्षी लोगों के अचानक आने पर उनके इरादे बुरे ही होते हैं, विशेष रूप से दरवाजे पर सभी मजबूत पुरुषों के साथ आना। मुझे डर है कि मैं यहाँ आपका स्वागत करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको महल में जबरन घुसाने आया हूँ। लानत है! काले राक्षस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और भयंकर रूप से शाप दिया। अब नेता नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। काले और सफेद राक्षस, आओ और ठीक हो जाओ। दादी माँ ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसके हाथ में जो चांदी का डंडा था, उसमें एक काला सांप लिपटा हुआ था, जिसकी लाल त्रिकोणीय आंखें थीं जो अक्षर उगल रही थीं और एक भयावह आभा बिखेर रही थीं। दादी हुआ, किस तरह की हवा आपको यहाँ ले आई है? यद्यपि काला राक्षस क्रोधित था, फिर भी उसने शांत होने का नाटक किया। जब नेता वापस आएगा तो मैं उस बूढ़ी महिला का स्वागत करने और आपको सलाम करने कैसे नहीं आ सकता। दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी गहरी आंखों से भयावहता झलक रही थी। ये सही है, नेता की वापसी मुझ शैतान के लिए एक महान आशीर्वाद है। आदरणीय बैमेई ने भी उसी मुस्कान के साथ कहा। अभिवादन दादी हुआ, यदि आप यहाँ केवल नमस्ते कहने के लिए आए हैं तो आपको इतने सारे लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं है ना? काले राक्षस ने आंखें सिकोड़कर भावशून्यता से पूछा। ये गलत है। नेता हजारों वर्षों से गायब हो गया है और हम सभी उसे बहुत याद करते हैं। अब जबकि नेता वापस आ गया है तो स्वाभाविक रूप से हमें आना होगा और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। नरकाग्नि संप्रदाय के नेता तेजस चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया। बेशर्म, पाखंडी! तेजस चंद्र को देखकर काला राक्षस मन ही मन शाप देने लगा। काले राक्षस, इस समय उसका नेता पीछे हट रहा होगा, है न?
आदरणीय बैमेई ने अपनी आंखें घुमाईं और संकोच से पूछा, पीछे हटना? पीछे क्यों हटना? काले राक्षस ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। नेता पुनर्जन्म से लौटा है और साधना में उसकी कुछ कमियां हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्वस्थ होने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता है। आदरणीय बैमेई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, आप नेता को बहुत कम आंकते हैं। नेता का कौशल शानदार है और वह पहले ही अपनी चरम स्थिति में लौट आया है। काले राक्षस ने आत्मविश्वास का नाटक किया। तेजस चंद्रा और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेता सचमुच अपने शिखर पर लौट आए हैं। हालांकि दादी माँ और आदरणीय बैमेई दोनों ही अनुभवी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं है। काले राक्षस, अधर्मी शक्तियां एक राक्षस संहारक गठबंधन बनाने और हमारे राक्षस क्षेत्र पर एक सामान्य हमला करने के लिए तैयार हैं। नेता की वर्तमान स्थिति क्या है? मुझे आशा है कि आप हमें सच्चाई बता सकते हैं। इस तरह हम अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर जवाबी उपाय भी कर सकते हैं। आदरणीय बैमेई शांत प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वह दानव संप्रदाय पर दबाव डाल रहे हैं। ये सही है, इस समय हमें राक्षसी ताकतों को और अधिक एकजुट होने की आवश्यकता है। नेता हजारों वर्षों से गायब है और पुनर्जन्म के बाद उसकी साधना निश्चित रूप से कम हो जाएगी। हम इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। आपके लिए धर्मी शक्तियों को धोखा देना ठीक है, तो इसे अपने ही लोगों से क्यों छिपाते हैं? दादी हुआ सहमत हो गईं। वास्तव में उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। अन्यथा हमने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। क्या मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत है? यह मत भूलो कि नेता के हाथ में अमर ताबूत है। काले राक्षस ने गंभीरता से कहा। जब उन्होंने अमर ताबूत सुना तो दादी माँ और आदरणीय बैमेई ने भौहें चढ़ाईं। वे इस घटना को भूल चुके थे। अमर ताबूत हाथ में होने पर सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। अन्यथा यदि नंदिनी को प्रमुख महाशक्तियों के पूर्वजों द्वारा मार दिया गया था, तो उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता था? ये सब अमर ताबूत की बदौलत है। दादी माँ और भगवान बैमेई ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिल में झिझक थी। यह एक बड़ा जुआ है। यदि शर्त सही बैठती है तो वे दानव संप्रदाय की स्थिति को बदल सकते हैं या यहाँ तक कि दानव संप्रदाय पर कब्जा भी कर सकते हैं। यदि शर्त गलत हुई तो वे निराशाजनक स्थिति में आ जाएंगे। दादी जियानहुआ और आदरणीय बैमेई हिचकिचाए और काला राक्षस जानता था कि उसके शब्दों का उन पर पहले से ही निवारक प्रभाव पड़ा है। लेकिन इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। नेता की साधना अपने चरम पर है, इसलिए हमें धार्मिकता की शक्तियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग कृपया हमें नेता से मिलवाएं और चर्चा करें कि धार्मिक ताकतों के बीच गठबंधन से कैसे निपटा जाए। आदरणीय बैमेई ने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, निश्चित रूप से इन दो बूढ़े लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। काले और सफेद राक्षस ने मन ही मनाह भरी। यदि वे दोनों जबरदस्ती स्वर्गीय दानव संप्रदाय में घुसने की कोशिश करें तो वे इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। दादी माँ और आदरणीय बैमेई साधना में अमर संत क्षेत्र तक पहुँच चुके हैं और वे ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे वे निपट सकें। अमर संत क्षेत्र एक विशाल महासागर की तरह है जिसमें प्रत्येक स्तर पर भारी अंतर है। नेता पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को पहले वापस जाना चाहिए और नेता के बुलावे का इंतजार करना चाहिए। काले राक्षस ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, अगर मैं नेता से मिलने पर जोर दूं तो क्या होगा? सफ़ेद भौहों वाले आदरणीय की बूढ़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और सफ़ेद भौहों की एक जोड़ी हवा में लहराने लगी। अमर संत क्षेत्र में महान साधना की आभा फैल गई, शून्यता बिखर गई और हवा स्थिर हो गई। बस रक्षात्मक संरचना सक्रिय हो गई, संरचना के पैटर्न तेजी से प्रवाहित हुए और कुछ समय के लिए जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। बैमेई, क्या तुम विद्रोह करने जा रही हो? आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, एक बार जब आप नेता को परेशान करेंगे तो आपका क्या होगा? बै लुओशा ने डांटा, मैं विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करता। बात बस इतनी है कि लौटने के बाद से नेता ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुझे बस नेता की सुरक्षा की चिंता है। आखिरकार इतिहास में राजकुमारों को आदेश देने के लिए सम्राट को रोकने की कई घटनाएं हुई हैं।
हाँ, मुझे भी शक है कि कहीं आपने नेता को बंधक तो नहीं बना लिया है। दादी माँ भी तुरंत सहमत हो गईं। आप, काला और सफ़ेद राक्षस और अन्य लोग उदास देख रहे थे। नेता की सुरक्षा के लिए मेरे पास उन्हें अपमानित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आदरणीय बैमेई और दादी माँ ने एक दूसरे को देखा और फिर दानव संप्रदाय की ओर चल पड़े। अमर संत लोक से दबाव की दो किरणें फूटी, मानो दो ज्वालामुखी फूट रहे हों। शक्ति भयावह थी और उन्होंने तुरंत रक्षात्मक संरचना पर प्रहार किया। रंबल रक्षात्मक संरचना हिंसक रूप से कांप उठी। यद्यपि गठन मजबूत था, फिर भी अमर संत क्षेत्र के दो शक्तिशाली पुरुषों का सामना करना बहुत कठिन था। इसके अलावा दादी माँ और आदरणीय बैमेई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। हम केवल खूनी लड़ाई ही लड़ सकते हैं। काले राक्षस ने आह भरी। ऐसा लगता है कि दानव संप्रदाय धर्मी ताकतों के सामान्य हमले का इंतजार नहीं कर सकता। जब नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय पहली बार स्थापित हुए थे, तो हम, स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने आपकी बहुत मदद की थी। भले ही आप अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम थे, ये सब पुराने नेता की मदद के कारण था। लेकिन अब आप दयालुता का बदला घृणा से चुका रहे हैं, जो वास्तव में घृणित है। काले और सफ़ेद राक्षस और अन्य ने क्रोध में शाप दिया। सब लोग, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी और दादी माँ नेता के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने आवेगपूर्ण चीजें की। नेता से मिलने के बाद हम दोनों माफी मांगेंगे। आदरणीय श्वेत भान ने रक्तिम ज्वाला दानव तलवार का आह्वान किया और उनकी साधना आभा कुछ देर के लिए बढ़ गई। तलवार शक्तिशाली थी, असीम रूप से शक्तिशाली, और उसमें दमन की प्रबल भावना थी। ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत शोर है। गुफा में आदित्य अप्रसन्न होकर खड़ा हो गया। नंदिनी नाजुक दौर से गुजर रही है और इस समय उसे परेशान नहीं किया जा सकता। आदित्य ने राक्षस संप्रदाय के बाहर देखा और दादी माँ और अन्य लोगों की आकृतियां दिखाई दीं। अमर संत क्षेत्र को पूरा करें। नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय। आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। वह नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय का उद्देश्य कैसे नहीं देख सकता था। ये नंदिनी के पीछे हटने का फायदा उठाकर उसे महल में घुसने के लिए मजबूर करने का प्रयास है। नंदिनी की वर्तमान शक्ति के साथ वह अमर संत क्षेत्र के दो महान गुरुओं के सामने कुछ भी नहीं है, और एक बार परेशान होने पर नंदिनी को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये गद्दार। आदित्य की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वह सबसे अधिक नफरत देशद्रोहियों से करता है। हालांकि अमर संत क्षेत्र की महान उपलब्धि हासिल करने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह नंदिनी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। इस समय आदित्य ने कई उपाय सोचे। उदाहरण के लिए, हजारों विचित्र अग्नियों को एकीकृत करना और फिर उसमें दिव्य गड़गड़ाहट को एकीकृत करना। ये सिर्फ इतना है कि शक्ति बहुत शक्तिशाली होगी और वह खुद भी प्रतिक्रिया का शिकार होगा, और विशाल आंदोलन भी धर्मी ताकतों के संदेह को जगाएगा। दूसरा तरीका है अमर ताबूत को बुलाकर मौत से लड़ना, लेकिन अमर ताबूत का आकर्षण बहुत ज्यादा है। उसे न सिर्फ महाशक्तियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे छिपी हुई प्राचीन जनजातियों का दबाव भी झेलना पड़ सकता है। तो फिर केवल एक ही अंतिम विकल्प बचा है। पहले दो तरीकों को आदित्य ने अस्वीकार कर दिया। टोंग जी, क्यों न हम उन्हें खोल दें? आपने ये भी देखा है कि नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय उग्र रूप से आ रहे हैं। नंदिनी और बच्चों की रक्षा के लिए मेरे पास अंत तक उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम तभी फंसोगे जब तुम मेरा पीछा करोगे। मुझे जल्दी खोल देने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आदित्य ने चाय की बात करते हुए कहा। ग्रीन टी का सार उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। होस्ट, आपने तोंगजी को इतना हिला दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नाजुक घड़ी में आप हमेशा तोंगजी की सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। वाह वाह वाह, ये तोंगजी ही है जो एक सज्जन के दिल और एक खलनायक के दिल का न्याय कर रहा है। चिंता मत करो मेजबान, तोंगजी निश्चित रूप से कठिनाइयों से निपटने में आपकी मदद करेगा। सिस्टम की आवाज आई। लगता है इसमें थोड़ी अधिक भावना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रणाली की क्षमताएं प्रभावशाली हैं, लेकिन मेरा आईक्यू थोड़ा चिंताजनक लगता है।
आदित्य ने कुछ ही शब्दों से सिस्टम को धोखा दे दिया। टोंग जी, तुम बहुत ईमानदार हो। वैसे आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आप मुझे अजेयता क्यों नहीं दे देते? फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम पहले नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं और फिर उन धार्मिक शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। क्या बकवास है। 8 प्राचीन जनजातियां भी हमारी जांघों के नीचे झुकना चाहती हैं। जी, ये सोचना बहुत रोमांचक है ना? आदित्य मुस्कुराया। होस्ट, अभी रात नहीं हुई है, दिवास्वप्नों से जागने का समय हो गया है। सिस्टम थोड़ा अभिभूत है। आपका क्या मतलब है? यह नहीं हो सकता, है ना? छोड़ो इसे, चलो इसे खोलते हैं। मैं बाद में खुद को उड़ा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करूंगा। इस अवधि के दौरान आपके पास न तो कोई श्रेय है और न ही कोई कड़ी मेहनत। आदित्य ने विषय बदल दिया और बोलना जारी रखा। मेजबान, चिंता मत करो। हालांकि टोनगजी आपको अजेय शक्ति नहीं दे सकता है, यह आपको अजेय दिखा सकता है और एक बाघ होने का नाटक करने वाले लोमड़ी के प्रभाव को प्राप्त कर सकता है। अजेय लग रहा है। ये सुनकर आदित्य असमंजस में पड़ गया। मुझे खेद है। टोनगजी मेजबान को अमर संत क्षेत्र में साधना की एक जाली आभा दे सकता है, ताकि नकली को असली के साथ भ्रमित किया जा सके और फिर नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय को रोका जा सके। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आदित्य ने सिर हिलाया। यदि मुख्य शिखर पर अमर संत क्षेत्र में साधना की आभा है, तो दादी माँ और आदरणीय बैमेई स्वाभाविक रूप से नंदिनी के बारे में सोचेंगे। अमर संत क्षेत्र की खेती और अमरता के अमर ताबूत की मदद से दादी माँ और उनमें से 2 स्वाभाविक रूप से गड़बड़ नहीं करेंगे। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ, आदित्य ने आग्रह किया। मेजबान, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। टोनगजी आपके लिए अमर संत क्षेत्र साधना आभा का निर्माण करेगा। आदित्य के शरीर में एक मंद आभा उत्पन्न हुई। ध्यानपूर्वक इसे महसूस करने पर यह अमर संत लोक की आभा से भिन्न नहीं है। हालांकि ये शक्ति बहुत ही भ्रामक है और इसे बिल्कुल भी सक्रिय नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दादी माँ और आदरणीय बैमेई को डराने के लिए पर्याप्त था। राक्षसी संप्रदाय के बाहर आदरणीय श्वेतभान ने अपने हाथ में रक्त ज्वाला राक्षसी तलवार ली और अचानक उसे नीचे गिरा दिया। तलवार आकाश से गिरी और रक्षात्मक संरचना पर जोर से गिर पड़ी। बूम का अमर संत क्षेत्र का दबाव सर्वत्र फैल गया। चाकू की शक्ति अत्यंत भयानक है। संपूर्ण रक्षात्मक संरचना हिंसक रूप से कांप उठी। संरचना का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया तथा दरारें दिखाई देने लगीं। मुझे डर है कि आधे घंटे से भी कम समय में रक्षात्मक संरचना बिखर जाएगी। इतना बड़ा हंगामा हो गया है और नेता अभी तक नहीं आया। लगता है उसे सचमुच आपने कैद कर लिया है। दादी हुआ, हमें अब विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चलो सीधे कार्रवाई करते हैं। हमें नेता के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने देनी चाहिए। आदरणीय बैमेई मन ही मन खुश थे। यदि नंदिनी में सचमुच चरम युद्ध शक्ति होती, तो वह तब प्रकट होती जब वह अपनी तलवार से वार करता। चूंकि वह काफी समय से नहीं दिखा है, इसका मतलब है कि नंदिनी अब भाग नहीं सकती। बिना सोचे समझे मैं एकांतवास में ठीक हो रहा हूँ। ये समझ आता है। तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा, बूढ़ी औरत। दादी माँ के होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। उसने सांप के सिर वाले योनि दंड को बाहर की ओर घुमाया, जिससे चमकदार चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। एक विशालकाय काला अजगर प्रकट हुआ, जिसके तीखे नुकीले दांत लोगों को भयभीत कर रहे थे। टकराना, विशाल सांप का शरीर रक्षात्मक संरचना से टकराया, जिससे संरचना बिखर गई। स्वर्गीय दानव संप्रदाय में हर कोई एक ही नफरत साझा करता है और एक खूनी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। तुम गद्दार हो। हर कोई आदेश सुनता है। इससे पहले कि काले और सफेद राक्षस ने बोलना समाप्त किया, मुख्य शिखर से एक शक्तिशाली आभा निकली। ये है। हर कोई उलझन में था। यह क्या बदतमीजी है? क्या ऐसा हो सकता है कि नेता अमर लोक में वापस लौट गया हो? प्रगति इतनी तीव्र क्यों है? मूल गणना के अनुसार परिलोक में वापस लौटने में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। 10 वर्षों के भीतर इसके अपनी चरम स्थिति में वापस आने की उम्मीद है। अमर संत क्षेत्र की आभा। क्या नेता सचमुच अपने चरम पर है? मास्टर बाइमेई और दादी माँ के हाव भाव बहुत बदल गए और उन्होंने तुरंत जो कुछ कर रहे थे उसे रोक दिया।
यहाँ तक कि अगर नंदिनी चरम स्थिति में नहीं है तो अमर संत क्षेत्र साधना और अमर ताबूत की आभा के साथ यह बहुत मुश्किल होगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय में भी दो शक्तिशाली पुरुष हैं, काला और सफेद राक्षस, जिन्होंने अमर संत क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। 5 महान बुजुर्गों के पास अमर संत क्षेत्र में प्रवेश स्तर की साधना भी है। यदि नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय भी मिल जाएं तो भी दानव संप्रदाय को हराना कठिन होगा। हा, क्या अब तुम्हें इस पर विश्वास है? यदि आप नेता को नाराज कर देंगे तो आपको कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। काले और सफेद राक्षस ने ठंडी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने गलती की है। दादी माँ और आदरणीय बैमेई समझकर पीछे हट गए। सौभाग्यवश नंदिनी सीधे उसे मारने नहीं आई। इससे ये साबित होता है कि अब नंदिनी का बचना मुश्किल है। लेकिन अब वे आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर सके, अन्यथा नंदिनी उन्हें हर कीमत पर मार डालेगी और उन्हें इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। चूंकि नेता सुरक्षित हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मैं पहले विदा लूंगा और किसी भी समय नेता के बुलावे का इंतजार करूंगा। आदरणीय बाइमेई और दादी माँ ने मुख्य शिखर की ओर झुककर प्रणाम किया, फिर मुड़कर अन्य लोगों के साथ शीघ्रता से चले गए। नरकाग्नि संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय के लोगों के पूरी तरह चले जाने के बाद काले और सफेद राक्षस और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। ये दो बूढ़े लोग अंततः चले गए। काले राक्षस का हृदय बैठ गया और उसकी आंखों में एक तीव्र हत्यारी रोशनी चमक उठी। दादी माँ और आदरणीय बाइमेई के विद्रोही इरादे हैं और उन्हें भविष्य में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या ये हो सकता है कि नेता सचमुच अमर लोक में लौट आया है? बाई लुओशा ने आश्चर्य से भरकर मुख्य शिखर की ओर देखा। दूसरों को यह अविश्वसनीय लगा। नेता के पास अमर लोक में लौटने के लिए सिर्फ 5 साल बचे थे। चाहे वह कितनी भी जल्दी ठीक हो जाए, इतने कम समय में अमर लोक में लौटना मुश्किल ही होगा, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता अमर क्षेत्र में लौटता है या नहीं। इस निवारक के साथ दादी माँ और आदरणीय बाइमेई फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। काले राक्षस का विश्लेषण किया गया। उन दो बूढ़े यंबी के व्यक्तित्व के कारण वे कभी भी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे डर है कि वे धार्मिक ताकतों के खिलाफ हो जाएंगे, वायुदेव ने उदास भाव से कहा। ये समझ में आता है। इस बार उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं उजागर कर दी हैं। उन्हें चिंता होगी कि नेताजी एकांतवास से बाहर आने के बाद उनसे हिसाब किताब करने आएंगे, इसलिए वे पहले से ही बचने का रास्ता सोच लेंगे। हमें अगले कुछ वर्षों में सावधान रहना होगा। हम केवल नेता के सामने आने का इंतजार कर सकते हैं। काले राक्षस ने सिर हिलाया और दृढ़ भाव से सभी को निर्देश दिए। मुख्य शिखर गुफा के अंदर है। आदित्य ने अपनी सांस रोक ली और अमर संत क्षेत्र का दबाव तुरंत खत्म हो गया। मुझे मत बताओ, लोगों को धोखा देने के लिए अमर संत क्षेत्र की आभा का उपयोग करना काफी प्रभावी है। टोंगजी, क्या ये कार्य स्थायी है? आदित्य ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिस्टम से पूछा। होस्ट पर वापस लौटें, ये फंक्शन स्थायी रूप से प्रभावी है। हालांकि मेजबान की साधना की गति के आधार पर वह 5 वर्षों के भीतर ताओवादी अमर संत क्षेत्र प्राप्त कर सकेगा। तब तक प्रच्छन्न आभा का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ये सुनकर आदित्य ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, तो फिर आप अमर संत क्षेत्र की आभा को अमर सम्राट क्षेत्र में बदल दीजिए। जब समय आएगा तब 8 प्राचीन जनजातियों को भी मुझे देखकर आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाना होगा। आदित्य के मन में अचानक बहुत आशा जगी। अमर सम्राट क्षेत्र विलुप्त हो गया है। यदि वह अमर सम्राट क्षेत्र साधना आभा को छिपाने में सक्षम हो जाता तो वह निश्चित रूप से प्राचीन कबीले के अमर लोगों को डराने में सक्षम होता। जहां तक महाशक्तियों का प्रश्न है, वे केवल आज्ञाकारी होकर ही आत्मसमर्पण करेंगी। हालांकि सिस्टम ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। टोंगजी, इस समय मृत होने का नाटक मत करो। क्या ये बुरा विचार नहीं है? आदित्य ने आग्रह किया। मेजबान, आइए हम सोचें कि 5 साल के भीतर अमर संत क्षेत्र तक कैसे पहुंचा जाए। सिस्टम विषय बदलने का विकल्प चुनता है। क्या इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आदित्य ने आंखें घुमाईं। ठीक है, तो टोंगजी मेजबान को कई कार्य जारी करेगा। कार्य 1, कीमिया मंडप में जाएं, डूडन टूर्नामेंट में भाग लें, प्रथम स्थान जीतें और कीमिया मंडप के उपमास्टर बने। उद्देश्य,
ला मियाओदान, लॉर्ड शुई अपनी पृष्ठभूमि के कारण 5 वर्षों में प्रमुख महाशक्तियों के विरुद्ध बेहतर ढंग से लड़ने में सक्षम होंगे। पुरस्कार 200,000 वर्षों की साधना मूल्य 9 हेवन तलवार को शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार में अपग्रेड किया गया है। शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार x1 मिलियन, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड x100,000, अमर स्तर का अमृत x100,000, अमर स्तर की मानसिक शक्ति x2। सभी मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों को अमर स्तर के उन्नत स्तर तक अपग्रेड किया गया है। कार्य 2 अनलॉक किया जाना। होस्ट आदित्य, शारीरिक बनावट पंगु वंश, दाओ खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना पूर्ण अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 300,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 55,800, 50,800। पुरस्कारों की कतार को देखते हुए आदित्य की आंखें और भी गहरी होती गईं। डू डैन सम्मेलन। टोंगजी, तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत अच्छा है। कीमिया मंडप ने अमर दुनिया के लगभग सभी कीमियागरों को इकट्ठा किया है और उनके संबंध आश्चर्यजनक हैं। अगर हम कीमिया मंडप पर विजय प्राप्त कर सकें और सफलतापूर्वक कीमिया मंडप के उपगुरु बन सकें तो अन्य ताकतें आसानी से टूटने की हिम्मत नहीं करेंगी। आदित्य मुस्कुराया। डू डैन सम्मेलन हर 100 साल में आयोजित किया जाता है और ये कीमिया युद्ध सम्मेलन कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको मंडप गुरु त्रिलोक ऋषि द्वारा परिष्कृत एक अमर स्तर का अमृत मिलेगा और आपको कीमिया मंडप का उपमंडप गुरु नियुक्त किया जाएगा। अमर स्तर का अमृत आदित्य बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। मैं सभी सिस्टम पुरस्कार समाप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा वह आसानी से अमर स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकता है। आदित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें डिप्टी पवेलियन मास्टर नामित किया गया है। कीमिया मंडप के उपमास्टर के रूप में उनकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 200,000 वर्षों का खेती मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। डैन टूर्नामेंट में प्रथम स्थान, क्या यह अच्छा होना ही नहीं चाहिए? नहीं, आप इसे हाथों के बिना भी कर सकते हैं। आदित्य को लगा कि यह आसान है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि कीमिया मंडप के स्वामी त्रिलोक ऋषि भी उनके छोटे भाई हैं। तभी आदित्य ने नंदिनी की ओर देखा। वह 10 दिनों से अधिक समय से नंदिनी के साथ यहाँ है। अब जाने का समय आ गया है। धर्मी ताकतों के हमले से पहले उसे तैयार रहना होगा। कम से कम उसे अमर संत लोक के प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा। यदि आप अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकें तो छोटी उपलब्धियां अधिक सुरक्षित होंगी। शायद यह महसूस करके कि आदित्य जा रहा है, नंदिनी के पेट में पल रहा बच्चा फिर से बेचैन हो गया। इससे नंदिनी की नाजुक भौहें हिल गईं। शश, अच्छा रहो बेबी, पिताजी जल्द ही तुम्हें फिर से देखने आएंगे। आदित्य ने पितावत मुस्कान दिखाए। उनकी पत्नी और बच्चे उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। कुछ देर रुकने के बाद आदित्य पीछे मुड़ा और क्रूरतापूर्वक चला गया। एक चिकित्सक के लिए 5 वर्ष का समय पलक झपकने के बराबर है। आदित्य अंतरिक्ष में चले गए और दानव संप्रदाय में लुप्त हो गए। 10 मिनट बाद आदित्य स्काईफ्लो संप्रदाय में वापस आ गया। उनकी धारणा में वीर की साधना का स्तर अमर क्षेत्र तक पहुंच गया है। इसके अलावा खेती का आभामंडल अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। कई वर्षों के अनुभव के बाद वीर के शरीर की क्षमताएं पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं और उसे मास्टर चियान की विरासत भी मिल गई है। अब बस समय की बात है कि वह अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। जब हम अल्कमी पवेलियन जाएंगे तो वैद्यनाथ को भी अपने साथ ले जाएंगे। आदित्य ने कुछ देर सोचा और फिर डैनफेंग की ओर चल पड़ा। यद्यपि वैद्यनाथ अमर स्तर के कीमियागर नहीं हैं, फिर भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुकी है। यदि आप डू डैन सम्मेलन में भाग लेंगे तो आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक होंगे। कीमिया में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना वैद्यनाथ के लिए बहुत लाभकारी होगा। ओह, मैं फिर असफल हो गया। मुझे अमर कीमियागर कब तक पदोन्नत किया जा सकता है? कीमिया कक्ष में वैद्यनाथ ने आह भरी। गुरुजी, जब तक मेरे चाचा यहाँ हैं, हमें बस लेटना है। जब समय आएगा, अगर मेरे चाचा थोड़ा सा भी हिलेंगे
तो हम अमर स्तर के कीमियागर बन सकते हैं। उथला, मास्टर चाचा हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो हम केवल फूलदान ही बन सकते हैं, समझे? वैद्यनाथ ने दोनों लड़कों को डांटा। बच्चों को सिखाया जा सकता है। कीमिया कक्ष के बाहर आदित्य ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर बाहर निकल गया। ये तो जैविक पिता यहाँ है। वैद्यनाथ की आंखें चमक रही थीं और उन्हें अपने शरीर पर आई शर्मिंदगी की परवाह नहीं थी। वे सीधे कीमिया कक्ष के बाहर गए, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और पॉप की आवाज के साथ प्रणाम करते रहे। बेबी, अपने जैविक पिता से मिलो। वैद्यनाथ ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वास्तव में उसके पास अभी भी कहने के लिए कुछ था। यानी कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन आपको मानवीयता भी अच्छी तरह निभानी होगी। छोटी मो, तुम ढकी हुई हो। अस्त व्यस्त वैद्यनाथ को देखकर आदित्य कुछ बोलने में हिचकिचाया। कीमिया कक्ष से निकलता काला धुआं सब कुछ स्पष्ट कर रहा था। वैद्यनाथ कीमिया में असफल हो गए होंगे। पिताजी, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है। मैं मूलतः अमर स्तर के अमृत को परिष्कृत करना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति इसकी अनुमति नहीं देती। वैद्यनाथ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। ये सुनकर आदित्य मंद मंद मुस्कुराए, फिर अपनी आस्तीनें हिलाईं और वैद्यनाथ को एक सौम्य बल द्वारा ऊपर उठा लिया गया। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन ये कीमिया एक विशाल आकाशगंगा की तरह विशाल और असीम है। आपको इसे चरण दर चरण खोजना होगा और आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आदित्य ने अपना अनुभव गंभीरता से बताया, लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह झूठा और खोखला था, क्योंकि उनकी कीमिया प्रतिभा सीधे सिस्टम द्वारा दी गई थी। इसे स्वर्ग के लिए एक कदम कहा जा सकता है। संपूर्ण परिलोक को देखते हुए आदित्य की कीमिया कला का कोई सानी नहीं है। अंतर्दृष्टिपूर्ण, वास्तव में बहुत ही गहन। मैं अपने पिता की शिक्षाओं का पालन करूंगा। वैद्यनाथ की बूढ़ी आंखों में दृढ़ता झलक उठी। रसायन विद्या में उसकी वर्तमान प्रतिभा के साथ ये केवल समय की बात है कि वह अमर रसायनज्ञ के स्तर तक पहुंच जाए। लेकिन हर चीज में अपवाद होते हैं। यदि आप अपनी मानसिक शक्ति को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और अमर कीमियागर के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है। आदित्य ने विषय बदल दिया और यह सुनकर वैद्यनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सांस रोक ली और आदित्य की ओर उत्साह से देखा। पिताजी, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मेरे बच्चे को कम समय में अमर कीमियागर के स्तर तक पहुंचा सकें? आदित्य ने सिर हिलाया। तुम मेरे साथ अल्कमी पवेलियन जा सकते हो। जब तक वह सिस्टम के कार्यों को पूरा करता है और कीमिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतता है, तब तक आदित्य को 2 अमर स्तर के मानसिक शक्ति प्रतिलिपि कार्ड मिल सकते हैं और फिर वह उन्हें वैद्यनाथ के लिए कॉपी कर सकता है। कीमिया मंडप, क्या मेरे पिता कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? एक कीमियागर के रूप में वैद्यनाथ कीमिया मंडप के बारे में बहुत चिंतित हैं। वैद्यनाथ ने हाल ही में आयोजित होने वाले रसायन शास्त्र के द्वंद्व के बारे में भी सुना। ईमानदारी से कहें तो वह अभी भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। यद्यपि उसे अमर स्तर के अमृत पसंद नहीं है, फिर भी कीमिया कौशल का आदान प्रदान करना और उन नौसिखियों को हराना अच्छा रहेगा, है ना? मेरे पास ये योजना है, आदित्य ने उत्तर दिया। हा, अच्छा, अगर मेरे पिता कार्रवाई करते हैं तो क्या उन नौसिखियों को पीट पीट कर मार नहीं दिया जाएगा? भले ही वह कीमिया के राजा त्रिलोक ऋषि हों, उन्हें मेरे पिता द्वारा पीटा जाएगा। वैद्यनाथ ने पहले ही इसकी प्रतीक्षा शुरू कर दी है। उसे दिखावा करना भी पसंद है। आदित्य ने वैद्यनाथ की ओर आंखें घुमाकर कहा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया? क्या तुम जानते हो कि चुप कैसे रहा जाता है? मैं उन्हें हराऊंगा नहीं, पर कुचल दूंगा। वैद्यनाथ कुछ देर तक अवाक रह गए। कुचलना, मारो, क्या इसका अर्थ वही नहीं है? वैद्यनाथ, अपना सामान पैक करो, हम कल सुबह निकलेंगे। निर्देश देकर आदित्य दिव्य शिखर पर लौट आए। अलविदा प्यारे पिताजी। आदित्य के जाने के बाद भी वैद्यनाथ उत्साहित थे। अमर स्तर का कीमियागर जल्द ही सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। वैद्यनाथ का मुंह लगभग कानों तक उठ गया। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको कीमिया के तरीके का अभ्यास करने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए? 2 लड़के बाहर आए और उलझन में पूछा।
वैद्यनाथ ने भौहें चढ़ाईं और फिर गंभीरता से कहा, क्या गुरु पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं? यह आप हैं, जल्दी करो और कीमिया का अभ्यास करो। दोनों लड़कों को विदा करने के बाद वैद्यनाथ ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन आदित्य और वैद्यनाथ ब्लू फ्लेम डोमेन में कीमिया मंडप के लिए रवाना हुए। दोनों को सफलतापूर्वक अल्कमी पवेलियन के बाहर पहुंचने में दर्जनों मिनट लग गए। तुरंत ही मेरी नाक में कीमिया की गंध आ गई। ऊपर देखने पर एक भव्य शहर दिखाई दिया। शहर की दीवार वास्तव में पन्ना जैतून से बनी थी, जिस पर गहरे पैटर्न बने हुए थे जो एक असाधारण वातावरण का अनुभव कराते थे। अल्कमी पवेलियन में बिकने वाले अमृत इतने महंगे हैं कि वे बहुत ही समृद्ध हैं। ये समझ में आता है कि शहर की दीवारें जैद से बनी हैं। शहर के द्वार पर एक दर्जन से अधिक शिष्य मेहमानों का सत्कार कर रहे हैं। अगुवे हैं पवित्र आत्मा के पुत्र जयानंद, जो सफ़ेद अमृत वस्त्र पहने हुए हैं, तथा दो बुजुर्ग जो काले अमृत वस्त्र पहने हुए हैं। कीमिया मंडप की रैंकिंग के अनुसार सफ़ेद अमृत वस्त्र सम्माननीय कीमियागरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, काले अमृत वस्त्र भगवान स्तर के कीमियागरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाल अमृत वस्त्र अमर स्तर के कीमियागरों के अनुरूप हैं। संपूर्ण कीमिया मंडप में केवल मंडप मास्टर त्रिलोक ऋषि ही अमर स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंचे हैं। कीमिया प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा है और जिन कीमियागरों को निमंत्रण मिला है वे यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं। अल्कमी पवेलियन ने महान एल्डर, अतिथि एल्डर और पवित्र आत्मा के 3 पुत्रों को भी विशिष्ट अतिथियों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए भेजा। पिताजी देखिए, क्या ये गुरु देवेंद्र नहीं हैं? वह अल्कमी पवेलियन का सदस्य कैसे बन गया? और उसने काले रंग का डैन रोब पहना हुआ है। वैद्यनाथ की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं और फिर उन्होंने उत्साहित होकर कहा। आदित्य ने भी जल्द ही इस बात पर ध्यान दिया। वह आभा वास्तव में रुचिर थी। 5 साल तक बाहर प्रशिक्षण लेने के बाद क्या रुचिर वास्तव में अल्कमी पवेलियन में शामिल हो गए? ऐसा लगता है कि अल्कमी पवेलियन में उनका उच्च दर्जा है। दिलचस्प, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत बढ़िया है। अल्कमी पवेलियन में हमारे लोग हैं। क्या ये घर जाने जैसा नहीं है? वैद्यनाथ गर्वित दिखे। वह बूढ़ा आदमी है, लेकिन आदित्य के सामने वह बच्चे जैसा है। ये सचमुच थोड़ा अजीब है। छोटे मो डूडान सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नज़र है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी पहचान छिपा लें। आदित्य ने कुछ देर सोचा और कहा। आखिरकार उसने लाल ज्वाला स्वर्गीय महल और आकाश मंदिर जैसी महाशक्तियों को नाराज कर दिया था। एक बार जब वह सम्मेलन में कीमिया में अपनी प्रतिभा दिखाएगा तो निश्चित रूप से यह पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर देगा। उस समय ये लाल ज्वाला स्वर्गीय महल और आकाश मंदिर को भी सचेत कर देगा। अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। मेजबान सावधानीपूर्वक काम करता है। टोनगजी खुद पर शर्मिंदा है। विशेष इनाम आइस सिल्कवर्म ब्रीथ मास्क X2 बर्फ रेशम कीट श्वास मास्क। ये निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार रूप बदल सकता है और श्वास को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि अमर संत क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त बलवान भी इसकी असली पहचान नहीं पहचान पाते। पर्पल मैंशन में 2 अतिरिक्त मुखौटों को देखकर आदित्य बहुत संतुष्ट हुआ। यह आइस सिल्कवर्म ब्रीथ मास्क अच्छा है। यह उपस्थिति को बदल सकता है और सांस को नियंत्रित कर सकता है। वैद्यनाथ, ये मुखौटा पहन लो। आदित्य ने एक मुखौटा वैद्यनाथ को दिया। दूसरा उसके चेहरे पर लगा हुआ था। आदित्य का मन विचलित हुआ और उसका रूप तुरंत बदल गया। हालांकि वह अपने मूल शरीर जितना सुंदर नहीं था, फिर भी वह एक सुंदर पुरुष था और उसकी आभा पूरी तरह से संयमित थी। यद्यपि वैद्यनाथ के पास देव स्तर की मानसिक शक्ति थी, फिर भी वे आदित्य की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। क्या बकवास है! ये कैसा मुखौटा है? इसका तो सचमुच इतना चमत्कारी प्रभाव है। वैद्यनाथ इसे अपने चेहरे पर लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। फिर वह एक सुंदर लड़के में बदल गया, जिसकी भौहें साफ थीं, होंठ लाल थे और दांत सफ़ेद थे, जो बहुत ही सुंदर था। हे, आप इतने बूढ़े हो गए हैं। क्या जवान होने का नाटक करना अच्छा नहीं है? आदित्य ने वैद्यनाथ की ओर कुछ तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। हे, एक कहावत है कि एक आदमी तब तक लड़का ही रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। वैद्यनाथ को अपना वर्तमान रूप बहुत पसंद है।
क्या ये युवापन से भरपूर है और हजारों लड़कियों को आकर्षित नहीं करेगा? उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए मानव संरचना आरेख का गहन अध्ययन किया है और अब वे व्यावहारिक उपयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो हम भी अपना नाम बदल लें। अब से मेरा नाम ये हेनचांग है। आदित्य ने एक क्षण सोचा और कहा, ये हेनचांग, हे भगवान कितना अच्छा नाम है। तो अब से मेरा नाम मोजुचांग है। वैद्यनाथ ने अपनी छाती थपथपाई और गर्व से कहा। आदित्य का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। मोजुचांग नामकरण में वैद्यनाथ कितने प्रतिभाशाली हैं, लेकिन यह इतना अजीब क्यों लगता है? वैद्यनाथ, मो का मतलब इतना लंबा नहीं है। क्या मोजुचांग का मतलब इतना लंबा नहीं है? आदित्य ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा। ये सुनकर वैद्यनाथ की मुस्कान अचानक रुक गई। क्या मैं जाऊं? मेरे पिता ने जो कहा वह सही है, तो फिर मैं इसे बदल दूं। वैद्यनाथ बहुत जिद्दी थे। ये तो बस नाम है, चलो इससे काम चला लेते हैं। चलो शहर में चलें। आदित्य ने वैद्यनाथ को अंतरिक्ष से बाहर निकाला और नगर के द्वार की ओर दौड़े। आप दोनों कृपया रुकें, कृपया मुझे निमंत्रण पत्र दिखाएं। एक शिष्य ने आदित्य और अन्य दो को रोका। आमंत्रण? वैद्यनाथ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें अमरलोक में चढ़े हुए अभी 5-6 साल ही हुए थे। किसी को पता नहीं था कि वे कीमियागर हैं, तो फिर उन्हें निमंत्रण कैसे दिया जा सकता था? कोई निमंत्रण नहीं। शिष्य का स्वर स्पष्टतः सम्मानजनक नहीं था और वह आदित्य तथा उन दोनों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो डू-डैन सम्मेलन में भाग लेने के लिए शहर में घुसना चाहते हैं और ये आजकल आम बात हो गई है। कुछ लोगों ने तो प्रवेश पाने के लिए जाली निमंत्रण पत्र भी तैयार कर लिए, लेकिन उन सभी की पहचान कर ली गई। आप बिना निमंत्रण के शहर में प्रवेश नहीं कर सकते, शिष्य ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यदि आप निमंत्रण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक सम्मानित प्रवेश स्तर का रसायनज्ञ होना चाहिए। यह आसान है। यदि आप हमें अभी 2 निमंत्रण जारी करते हैं तो क्या हम शहर में प्रवेश की शर्तों को पूरा नहीं करते? आदित्य को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो सही लगती है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं लगती। उस शिष्य का सीपीयू जलने वाला था। इतना शोर क्या है? महान एल्डर फराज ने यहाँ हलचल देखी और एल्डर रुचिर के साथ वहाँ चले आए। रुचिर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया जब उसकी नज़र आदित्य और वैद्यनाथ पर पड़ी। ये दोनों लोग इतने परिचित क्यों लगते हैं, लेकिन इसका स्वरूप और गंध बहुत अजीब है। महान बुजुर्ग की बात पर लौटते हुए, इन 2 लोगों के पास निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन वे शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। शिष्य ने सच्चाई से उत्तर दिया। ये सुनकर फराज ने अधीरता से कहा, आप दोनों कृपया वापस आएं यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। डू-डैन सम्मेलन दुनिया भर के कीमियागरों को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करता है। कीमियागर होने के नाते हम सम्मेलन में भाग लेने के लिए शहर क्यों नहीं जा सकते? आदित्य ने सीधे फराज की ओर देखा और बिना अपना भाव बदले पूछा। फराज एक ईश्वर स्तरीय सिद्ध कीमियागर है और उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल है। बहुत कम लोग उससे लड़ने की हिम्मत करते हैं। अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित हुई और अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत होने लगा। लेकिन आदित्य उदासीन रहा। उसके आसपास का स्थान अक्षुण्ण और अप्रभावित रहा। क्या ये लड़का इतना साहसी है? फराज की आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। रुचिर भी बहुत हैरान था। ये व्यक्ति बहुत युवा दिखता है, लेकिन उसकी ताओवादी भावना और साहस पुरानी पीढ़ी के लोगों से कम नहीं है। मिस्टर फू, इन दोनों को कीमियागर होना चाहिए। हम उन्हें शहर में घुसने क्यों नहीं देते? वैसे भी वहाँ सिर्फ 2 ही जगहें हैं। रुचिर ने कहा। ये देखकर कि एल्डर केकिंग ने इन 2 लोगों के लिए बात की थी, फराज ने अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित किया, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं गुरु देवेंद्र ने जो कहा उसका पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी ताओवादी। आदित्य ने रुचिर को धन्यवाद दिया। विनम्र। रुचिर ने हाथ हिलाया। किसी कारणवश उसे इन 2 अजनबियों के साथ आत्मीयता महसूस हुई और उसकी गहरी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ये दोनों लोग निश्चित रूप से सरल नहीं थे। आप दोनों कृपया अपना नाम पंजीकृत कराएं। पत्तियां बहुत लंबी हैं। मोजुचांग। क्या? जैसे ही आदित्य और वैद्यनाथ ने अपना नाम बताया,
पंजीकरण प्रभारी शिष्य भ्रमित हो गया। क्या पत्ते बहुत लंबे हैं? मोगजुचांग, ये अजीब नाम क्या हैं? फराज और रुचिर भी थोड़े उलझन में थे। अहम, क्या आप निश्चित हैं कि यह छद्म नाम नहीं है? रुचिर को हल्की खांसी आई। यही असली नाम है। मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम लंबे दिखोगे तो महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक लगोगे, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। आदित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया। गुल्लू, ओह अच्छा। सभी ने अपनी लार निगल ली। आपको देखने के लिए कितना लंबा समय हो गया। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक जगह का प्रबंध करूँगा। रुचिर ने सक्रियता से कहा। गुरु देवेंद्र, आप, ये दो अज्ञात लोग, इसे स्वयं व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं? फराज को बहुत गलत लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तुम दोनों चलें। रुचिर मुस्कुराया और फिर सबकी ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच शहर के द्वार में प्रवेश कर गया। ये दोनों लोग सचमुच भाग्यशाली हैं कि उन्हें गुरु देवेंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो बस पिछला दरवाज़ा है, ये बेकार है। संपूर्ण अमर विश्व में सम्माननीय स्तर से ऊपर के कुल 1200 से अधिक कीमियागर ही हैं। मैं, कीमिया मंडप में, उनमें से केवल 800 हैं। मैंने ये चांग चांग और मोगजुचांग नाम के अन्य 400 या इतने लोगों के बारे में नहीं सुना है। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? ये दोनों लोग तो कीमिया के उस्ताद के स्तर तक पहुँचे ही नहीं हैं, वरना इन्हें निमंत्रण पत्र कैसे नहीं मिलता? दान सम्मेलन के समय तक वे शर्मिंदा हो जाएंगे। सभी ने चर्चा की। जैसे ही आदित्य और अन्य लोग नगर के द्वार में प्रवेश कर रहे थे, अमर स्वभाव वाले दो वृद्ध व्यक्ति उनकी ओर बढ़े। उनके शरीर से प्रबल मानसिक शक्ति निकलती थी और उनके शरीर पर गोलियों की लकीरें भी दिखाई देती थीं। मिस्टर झेंग, मिस्टर क्यूई, हा, कृपया स्वागत समारोह में शामिल न हो पाने के लिए मुझे क्षमा करें। बूढ़े फो, आपका स्वागत है। इन दोनों बूढ़ों को देखकर फराज तुरंत आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर अभिवादन किया। ये दोनों ही देव स्तर के सिद्ध कीमियागर हैं जिनके नाम जिग्नेश और क्यूई जिनसे हैं। वे दोनों, फराज और रुचिर के साथ, इस डैन किंग के 4 सबसे शक्तिशाली दावेदारों के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंडप के स्वामी त्रिलोक ऋषि ने जिग्नेश और क्यूई शिंसे को कीमिया मंडप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अतिथि बुजुर्ग बनाने की पेशकश की, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अब वे डू डैन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पहला तो अमर स्तर के क्षेत्र तोड़ने वाले अमृत के लिए, और दूसरा कीमिया मंडप के उपमास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। एल्डर केकिंग का पद उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता और वे डिप्टी पवेलियन मास्टर की तलाश में हैं। ईश्वर स्तर की पराकाष्ठा। क्या मेरा प्रतिद्वंद्वी बहुत अच्छा नहीं है? उसके पास तो अमर स्तर भी नहीं है। आदित्य ने मन ही मन घृणा से कहा। अगर रुचिर ने ये सुना तो शायद उसे सदमा लगेगा। रुचिर के नेतृत्व में आदित्य और दोनों पहाड़ों और नदियों से घिरे एक मंडप में आए। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। पक्षियों का गाना, फूलों की खुशबू, चट्टानें और पानी, बहुत काव्यात्मक, परिलोक जैसा। ये वह स्थान होना चाहिए जहाँ अल्कमी पवेलियन विशिष्ट अतिथियों का मनोरंजन करता है। लेकिन रुचिर ने वाकई उन दोनों को यहाँ रहने दिया। आपको पता ही होगा कि आदित्य और वैद्यनाथ अब मशहूर नहीं हैं। तुम दोनों कुछ समय के लिए यहाँ रहोगे। मंडप में नौकरानियाँ हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उनके पास आ सकती हो। अगर वे इसे हल नहीं कर सकते तो मुझे खोजने के लिए बियुन हवेली में आएं। रुचिर ने उन दोनों से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 1 दर्जन नौकरानियां मंडप से बाहर चली गईं। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनकी जालीदार स्कर्ट सिकाडा के पंखों जितनी पतली थी। उनकी गोरी और ओस से भीगी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। उनकी कमर पतली थी, उनके पैर चिकने और सीधे थे और उनका फिगर बेहद हॉट था। वे सभी 100 वर्ष से कम आयु की हैं, जो कि अमरता की दुनिया में सभी लड़कियां हैं। ठीक है, कीमिया मंडप चीजों में वास्तव में अच्छा है। क्या सफ़ेद कपड़े। उस आकर्षक दासी को देखकर वैद्यनाथ ने अपनी लार निगल ली। एक आदमी मरते दम तक लड़का ही रहता है, और तो और अब वह एक लड़के की तरह सुंदर दिखने लगा है। वैद्यनाथ, अपनी छवि पर ध्यान दीजिए।
आदित्य ने भौहें चढ़ाईं और वैद्यनाथ को संदेश भेजा। ये लड़का अपनी उम्र के बावजूद अभी भी बहुत कामुक है। अहम, ठीक है प्यारे पिताजी। वैद्यनाथ तुरंत शांत हो गए और दूसरी ओर देखने लगे। ये देखकर रुचिर मंद मंद मुस्कुराया और नौकरानियों से कहा, ये यंग मास्टर ये हैं और यह यंग मास्टर मो हैं। आने वाले समय में आपको इन दोनों यंग मास्टर्स का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ गुरुदेविंद्र, आप दोनों सज्जन कृपया अंदर आइए। 1 दर्जन से अधिक नौकरानियों ने सलामी में सिर झुकाया। वे मोटी, सफ़ेद और वसंत से भरपूर थीं। ठीक है, ठीक है, वैद्यनाथ ने बार बार सिर हिलाया। 2 साथी ताओवादी, आप यात्रा करते करते थक गए हैं, इसलिए कृपया पहले आराम करें। रुचिर द्वारा आदित्य और दोनों को वहां भेजने के बाद वह विशिष्ट अतिथियों का मनोरंजन करने के लिए वापस जाने के लिए तैयार था। अच्छा काम, आदित्य ने अपने हाथ जोड़े और कहा। रुचिर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। रुचिर की पीठ की ओर देखते हुए आदित्य खुशी से मुस्कुराया। निश्चित रूप से स्काईफ्लो सेक्ट से निकले लोगों में से कोई भी औसत दर्जे का नहीं था। वीर ने चियांग तियानगोन की विरासत छीन ली। रुचिर अल्कमी पवेलियन के अतिथि बुजुर्ग बने। संभवतः अर्जुन, सत्यम, चैतन्य और अन्य भी अच्छा कर रहे होंगे। पिताजी, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं पहले आराम करूँगा। वैद्यनाथ चिंतित होकर कमरे में लौट आए। 2 नौकरानियां भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। ये बूढ़ा आदमी, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मियाओ दान पवेलियन की चाल वास्तव में चतुर है। आज जो लोग आए थे वे सभी उच्च स्थिति वाले कीमियागर थे। परिलोक में उनके संपर्कों का एक विशाल नेटवर्क है और कहा जा सकता है कि वे सैकड़ों कॉल का जवाब दे सकते हैं। कीमिया पवेलियन उनकी अच्छी सेवा करेगा और एक अच्छा रिश्ता बनाएगा, जिससे भविष्य में चीजें आसान हो जाएंगी। सर, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके कपड़े उतार दूं और आपकी बेल्ट उतार दूं? एक नौकरानी ने मधुर स्वर में कहा। हालांकि वे देखने में प्यारे लगते हैं, फिर भी वे नंदिनी की तुलना में बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि केशिनी और अरोरा भी दिखने में उन्हें मात दे सकती हैं। हालांकि कभी कभी शारीरिक और मानसिक रूप से खुश महसूस करना अभी भी आवश्यक है। क्या आप मेरे लिए नृत्य करना चाहेंगे? आदित्य ने बड़ी उत्सुकता से कहा। ठीक है सर। फिर शराब परोसी गई। 6 नौकरानियां अपने सुंदर पैरों को दिखाते हुए सुंदरता से नृत्य करती हैं, जो देखने में आंखों के लिए एक दावत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई हुक पर संगीत सुनना पसंद करता है। ये छोटा सा जीवन सचमुच अद्भुत है। अगले दिन आदित्य ने दरवाजा खोला और आंगन में आ गया। ताज़ी हवा मेरे चेहरे पर आती है, जो बहुत ताजगी देती है। क्रेक, वैद्यनाथ कमरे से बाहर चले गए, कुछ कमजोर से दिख रहे थे। नमस्कार प्रिय युवा मास्टर। वैद्यनाथ उन्हें पिताजी कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें कीमिया मंडप में होने का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना विचार बदल दिया। वैद्यनाथ, तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसे समझ लिया, बस उसे याद दिलाया। वैद्यनाथ शर्म से मुस्कुराए। मुझे लगा कि यह यात्रा सार्थक थी। वह अपने जैविक पिता द्वारा दिए गए मानव शरीर संरचना आरेख से जो सीखा था उसे लागू करने में सक्षम था। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने मेरे चाचा के लिए शरीर निर्माण का अमृत तैयार किया है। क्या आप मुझे उस अमृत की विधि बता सकते हैं? वैद्यनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर अंततः बोले, तुम बच्चे। आदित्य को वैद्यनाथ के विचार कैसे पता नहीं चले। इसे लें। आदित्य ने वैद्यनाथ की भौहों के बीच सिर हिलाया और फिर उसके दिमाग में गोलियां दौड़ने लगीं। अद्भुत, अद्भुत। मैंने इन औषधीय जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। वैद्यनाथ की आंखें चमक उठीं, मानो उन्होंने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। अपनी बेकार नज़र को देखो। आदित्य ने मजाक किया। हे, क्या तुमने ये यंग मास्टर से नहीं सीखा? वैद्यनाथ, आप ये भोजन बेतरतीब ढंग से खा सकते हैं, लेकिन आप बकवास नहीं कर सकते। आदित्य ने वैद्यनाथ को घूर कर देखा। वह एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है। सर, क्या पिछले कुछ दिनों में आए किसी कीमियागर पर आपकी नज़र पड़ी है? वैद्यनाथ ने तुरंत विषय बदल दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या यह उबाऊ नहीं होगा? वैद्यनाथ की उम्मीदें अचानक खत्म हो गईं।
कल केवल 2 बूढ़े आदमी ही बेहतर थे, लेकिन बाकी लोग इतने अच्छे नहीं हैं। आदित्य ने जिग्नेश और कार्तिक के बारे में सोचा। वे दोनों ही ईश्वर स्तर के सिद्ध कीमियागर हैं और कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी भी। लेकिन उसकी नज़र में वह बस एक छोटा करामी था। मैंने उनसे सुना है कि 3 दिनों में कीमिया मंडप में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और मंडप का स्वामी उस समय व्यक्तिगत रूप से सभी कीमियागरों का स्वागत करेगा। लेकिन हम सूची में नहीं थे। वैद्यनाथ ने कुछ अप्रसन्न होकर शिकायत की। आदित्य ने उदासीनता से मुस्कुराया। हमें पहले तो आमंत्रित ही नहीं किया गया था। उनकी नज़र में हम बस पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन एक कहावत है कि जो अंत में हंसता है वही विजेता होता है। आदित्य ने अपने हाथ पीछे करके अर्थपूर्ण ढंग से कहा। वैद्यनाथ ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर शिक्षाप्रद भाव था। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। शाम को रुचिर अप्रत्याशित रूप से पवेलियन में आ गया। 2 ताओवादी साथियों, क्या आप लोग आजकल भी यहीं रहने के आदी हो गए हैं? रुचिर ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। हा, इसकी आदत डाल लो, बहुत आदत डाल लो। वैद्यनाथ ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अच्छी बात है। रुचिर ने नौकरानियों की ओर देखा तो पाया कि उनके गाल गुलाबी थे। वह बिना सोचे समझे जानता था कि क्या हुआ। ये दोनों लोग पुराने विकृत व्यक्ति लग रहे थे। मेरे 2 ताओवादी मित्रों, मैं कुछ बढ़िया शराब लाया हूं और आप दोनों को उसे चखने के लिए आमंत्रित किया है। रुचिर ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और तुरंत शराब की सुगंध फैल गई। मेज पर बढ़िया शराब की 1 दर्जन से अधिक बोतलें रखी थीं। उसके बगल में बैठी नौकरानी ने बढ़िया शराब डाली। आप दोनों, कृपया। रुचिर ने सबसे पहले अपना गिलास उठाया। अल्कमी पवेलियन में दिन के दौरान भोज का आयोजन किया गया। शाम को रुचिर बढ़िया शराब लेकर आया। रुचिर को लगा होगा कि अल्कमी पवेलियन ने आदित्य और अन्य लोगों की उपेक्षा की है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने आया। ये कहना होगा कि रुचिर लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अतिथि एल्डर नामित किया गया। बेशक, इससे ये भी पता चलता है कि रुचिर की नज़र अच्छी है। केवल उन्होंने ही देखा कि आदित्य और अन्य लोग असाधारण थे। रुचिर के विचार में ये दोनों लोग इस डूडान सम्मेलन के 2 अज्ञात घोड़े बनने की संभावना रखते हैं। गुरुदेवेंद्र, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। उन तीनों ने अपने गिलास उठाए और पीने लगे। शराब की मिठास और सुगंध उनकी जीभ पर बनी रही। ये वास्तव में एक दुर्लभ उत्तम शराब थी। गुरुदेवेंद्र, बाकी सब लोग तो हमारा उपहास करते हैं, फिर आप हमारी इतनी परवाह क्यों करते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे, रुचिर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि आप दयालु हैं, तो क्या आप इसे बकवास समझेंगे? दयालु? आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या रुचिर ने उसकी पहचान देख ली थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्फ रेशम की श्वास मास्क ने उसकी आभा बदल दी। रुचिर उन्हें कैसे पहचान सका? तुम मेरे 2 पुराने दोस्तों की तरह दिखते हो। क्या संयोग है, उपनाम भी एक ही है। रुचिर ने धीरे से कहा। आदित्य को महसूस हो रहा था कि रुचिर उनकी परीक्षा ले रहा है। हा, ये तो महज संयोग है। आखिरकार, परिलोक में अरबों प्राणी हैं और एक ही नाम वाले कई लोग हैं। उपनामों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदित्य ने उत्तर दिया। ये सही है। रुचिर ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे 2 साथी ताओवादी, मैं आपको कीमिया प्रतियोगिता की प्रक्रिया से परिचित कराता हूँ। ये कीमिया प्रतियोगिता 2 प्रतियोगिताओं में विभाजित है। पहली प्रतियोगिता मानसिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए मिस्टी माउंटेन पर जाएगी। दूसरी प्रतियोगिता में रसायन विद्या की गति और तैयार गोली की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। रुचिर ने आदित्य और अन्य लोगों को बताया। धुंधला पर्वत मानसिक शक्ति का परीक्षण करता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि विशिष्ट प्रक्रिया क्या है? वैद्यनाथ को दिलचस्पी हुई और उन्होंने पूछा। रुचिर ने गिलास में शराब पी ली, फिर गिलास नीचे रख दिया और जवाब दिया, धुंधले पर्वत पर 100 झंडे हैं। उस समय हजारों कीमियागर झंडों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए धुंधले पर्वत में प्रवेश करेंगे। जब तक उन्हें 5 झंडे मिलते हैं, वे प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। अंत में उन्हें 5 झंडे मिलने के समय के अनुसार रैंक दी जाएगी। बेशक,
मानसिक शक्ति को अवरुद्ध करने के लिए धुंधले पर्वत में एक संरचना है। यहाँ तक कि देव स्तर की मानसिक शक्ति भी विचलित हो जाएगी। 5 झंडे प्राप्त करना आसान नहीं है। ये सुनकर आदित्य और वैद्यनाथ प्रतियोगिता के नियमों से परिचित हो गए। हजारों लोग 100 झंडों के लिए लड़ते हैं। अगर हर एक को 5 झंडे मिल जाएं, तो केवल 20 लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। बेशक ये स्थिति दुर्लभ है। ये बहुत संभव है कि इस कीमियागर को 2 झंडे मिलें और उस कीमियागर को 3 झंडे मिलें या एक झंडा भी मिले, जिसके परिणामस्वरूप कोई उन्नति नहीं होगी। प्रतियोगिता के इस पहले दौर में 90% से अधिक कीमियागर बाहर हो गए। दिलचस्प, आदित्य इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह पहले से ही एरे कम्युनिकेशन की प्रतिभा को समझ चुका था। चाहे वह एरे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके लिए बेकार होगी। भले ही वह एरे कम्युनिकेशन की प्रतिभा का उपयोग न करता, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति को अवरुद्ध करने वाली एरे का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदित्य की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी, जो अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई थी। जैसे पानी आग का शत्रु है, लेकिन जब आग काफी बड़ी हो जाती है तो वह सारे पानी को भी वाष्पित कर सकती है। लगता है मिस्टर ये कोशिश करने के लिए उत्सुक हैं, रुचिर ने आश्चर्य से पूछा। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि यह पहले से ही स्थिर है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आदित्य की आत्मविश्वास भरी आंखों को देखकर रुचिर ने अनायास ही सिर हिला दिया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह व्यक्ति सबसे बड़ा छुपा रुस्तम होगा। ऐसा लगता है कि मेरा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी न तो बड़ा भाई है, न ही जिग्नेश, बल्कि मिस्टर ये है। रुचिर ने आह भरी। फिर वे तीनों खुशी खुशी शराब पीते और बातें करते रहे। रुचिर ने है कि घंटे तक नहीं छोड़ा। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का पहला दौर निर्धारित समय पर शुरू हुआ। चौड़े चौक पर मंडप मास्टर त्रिलोक ऋषि ने लाल दान वस्त्र पहना हुआ था। उनके बाल पहले से ही सफेद हो चुके थे और उनकी बूढ़ी आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं, जैसे कोई खाए हो। उनके पीछे 2 व्यक्ति चल रहे थे, जिनके नाम थे महान बुजुर्ग फराज और अतिथि बुजुर्ग रुचिर। त्रिलोक ऋषि ने चारों ओर देखा और हजारों कीमियागरों को आते देखा। अग्रणी थे जिग्नेश और कार्तिक, जिन्होंने काले डैन वस्त्र पहने हुए थे और उनमें एक प्रकार की गति थी जो भीड़ से अलग दिख रही थी। आदित्य और वैद्यनाथ एक गुप्त कोने में थे और किसी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। क्या वह दान राजा त्रिलोक ऋषि हैं? यह मेरे जैविक पिता से भी कहीं अधिक बुरा लगता है। वैद्यनाथ ने त्रिलोक ऋषि की ओर देखकर मन ही मन बुदबुदाया। सभी लोग कृपया मेरे पीछे मिस्टी माउंटेन तक आएं। जैसे ही त्रिलोक ऋषि ने बोलना समाप्त किया, एक सारस उड़कर आया और एक कर्कश आवाज में चिल्लाया। सभी लोग क्रेन की पीठ पर सवार होकर मिस्टी माउंटेन की ओर उड़ चले। पर्वत शिखर आकाश तक पहुंच रहे थे, धुंध से भरे हुए, मानो किसी परिलोक में हों। मिस्टी माउंटेन में प्रवेश करते ही सभी की मानसिक धारणाएं तुरंत क्षीण हो गईं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 100 मीटर के दायरे में स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आदित्य एक अपवाद थे। संपूर्ण मिस्टी पर्वत उसकी दृष्टि में था। कोई भी फूल, पेड़, राक्षस या जानवर उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता था। अरे, ये जंगली सुअर बहुत खूंखार है। आदित्य ने एक गुफा की ओर देखा, जहां 2 सुअर लड़ रहे थे। दृश्य बहुत ही रोमांचक था और बूढ़ी सुअरनी खुशी से चिल्लाए। आदित्य ने सीधे ही 100 झंडों का स्थान लॉक कर दिया। वैसे, क्या वह सारे झंडे अकेले ले जा सकता है? क्या वह आगे बढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा? इस तरह दूसरी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर वह सीधे जीत सकता है, डिप्टी पवेलियन मास्टर के रूप में नामित हो सकता है और सिस्टम का इनाम प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस धुंधले पहाड़ में कुल 100 झंडे हैं। अगर आपको 5 झंडे मिल जाते हैं तो आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी के अच्छे परिणाम की कामना करता हूँ। जैसे ही त्रिलोक ऋषि ने बोलना समाप्त किया, एक कीमियागर छाया में बदल गया और ध्वज की तलाश करने लगा। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति विचलित हो गई थी और अनुभूति का दायरा बहुत कम हो गया था। केवल लगातार स्थान बदलने से ही उन्हें झंडा ढूंढने का मौका मिल सकता था। वैद्यनाथ, चलो भी शुरू करें। आदित्य वहीं गायब हो गया। एक सांस के बीच उसके हाथों में 5 झंडे दिखाई दिए। 2.5 सेकंड,
न एक सेकंड अधिक, न एक सेकंड कम, ने जीजी के प्रति मेरे सम्मान और प्रशंसा को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। आदित्य संतोष से मुस्कुराया, फिर वह छठे झंडे के सामने प्रकट हुआ। जब आदित्य ने झंडा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि झंडा मायावी हो गया है और उसे छुआ भी नहीं जा सकता। ओह, ऐसा लगता है कि इस झंडे पर कोई प्रतिबंध है। एक बार जब आप 5 झंडे एकत्र कर लेते हैं तो आप उन्हें फिर से एकत्र नहीं कर सकते। आदित्य को तुरंत समझ आ गया, उसकी योजना विफल हो गई। मैं मूलतः एक बग ढूंढना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि अल्केमी पवेलियन ने भी इस बारे में सोचा। चूंकि हमें कोई कीड़ा नहीं मिल रहा है तो चलो सोने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। आदित्य ने निराशा में अपना सिर हिलाया और फिर उस स्थान पर आया जहां 2 जंगली सुअर लड़ रहे थे। उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया, उनकी गुफा पर कब्जा कर लिया और जल्द ही खर्राटों की आवाज सुनी। केवल अंतिम झंडा बचा है। 40 मिनट से भी कम समय है। हा, मैं मानसिक परीक्षा में जरूर प्रथम स्थान लूंगा। एक जंगल में जिग्नेश ने चौथा झंडा उतार दिया। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह प्रथम स्थान पर होगा। केवल जिग्नेश ही अल्केमी पवेलियन के उपनेता के सिंहासन पर बैठने के योग्य है। बेशक उपनेता बनना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। उसका अंतिम लक्ष्य अल्केमी पवेलियन का नेता बनना है। पिछले दान राजा त्रिलोक ऋषि बूढ़े हैं। 5वां झंडा भी मिल गया है। जिग्नेश की आंखें चमक उठी और उसे 5वें झंडे का स्थान पता चल गया। उसी समय रुचिर, फराज, वैद्यनाथ और कार्तिक भी 5वें झंडे की तलाश में थे। मिस्टी माउंटेन के बाहर मंडप मास्टर त्रिलोक ऋषि भी उम्मीदों से भरे थे। जियू, रुचेन, इस मंडप मास्टर को निराश मत करो। त्रिलोक ऋषि की आंखों में उम्मीद की झलक थी। उसके इरादे अभी भी स्वार्थी थे। वह चाहता था कि उसके लोग प्रथम स्थान प्राप्त करें। जिग्नेश बहुत महत्वाकांक्षी था। त्रिलोक ऋषि यह कैसे नहीं देख सकते थे। लेकिन जिग्नेश की कीमियागिरी में प्रतिभा बहुत मजबूत थी। ये बात तर्कसंगत है कि चारों में से रुचिर की रसायन विद्या में प्रतिभा सबसे प्रबल थी। लेकिन रुचिर की साधना का समय बहुत कम था और जिग्नेश और अन्य वृद्धों की तुलना में उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। मिस्टी माउंटेन से 5 व्यक्ति बाहर निकले। वे थे जिग्नेश, रुचिर, फराज और अन्य। वहां एक अजीब चेहरा भी था, वह वैद्यनाथ था। ये व्यक्ति कौन है? त्रिलोक ऋषि ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जिग्नेश और अन्य लोग पहले पहाड़ से बाहर निकल आए। लेकिन वैद्यनाथ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या इस व्यक्ति की मानसिक शक्ति जिग्नेश और अन्य लोगों के बराबर हो सकती है? जब उन्होंने वैद्यनाथ को देखा तो जिग्नेश, फराज और कार्तिक भी अवाक रह गए। केवल रुचिर ही जानबूझकर मुस्कुराया। निश्चित रूप से उसने गलत व्यक्ति को नहीं देखा था। क्या ये वही है? फराज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसे याद आया कि इस व्यक्ति का नाम मुजुचांग था। उस समय तो निमंत्रण पत्र भी नहीं था। अगर रुचिर आगे न आता तो उसे अल्केमी पवेलियन में प्रवेश का अवसर भी न मिलता। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह 1 घंटे के भीतर 5 झंडे एकत्र कर लेगा। मेरे पिता कहाँ हैं? वैद्यनाथ ने चारों ओर देखा, लेकिन आदित्य नहीं मिला। असंभव। मेरे पिता की मानसिक शक्ति के साथ उन्हें बहुत पहले ही 5 झंडे एकत्र कर लेने चाहिए थे। वैद्यनाथ को बड़ी उलझन हुई। रुचिर ने भी इधर उधर देखा और उसकी भौहों के बीच संदेह की एक झलक उभरी। श्रीमान, ये अभी तक बाहर नहीं आए। श्री ये ने स्पष्ट रूप से उसे एक मजबूत भावना दी। आप सभी को सफल पदोन्नति के लिए बधाई। आश्चर्यचकित होने के बाद त्रिलोक ऋषि ने सभी को बधाई दी। आखिरकार उसने बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसने जल्दी से अपने सदमे को दबा दिया। रुचेन, मुझे आश्चर्य है कि यह छोटा भाई कौन है? त्रिलोक ऋषि धीरे धीरे चले और रुचिर से पूछा। मंडप मास्टर, मैं ताओवादी मित्र मुजुचांग हूँ। मुजुचांग, ये नाम बहुत अनोखा है। त्रिलोक ऋषि की भौहें तन गईं और वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जूनियर पवेलियन मास्टर चेंग से मिलिए। वैद्यनाथ ने उनका न तो दासतापूर्वक और न ही अहंकारपूर्वक स्वागत किया। इस स्वभाव ने त्रिलोक ऋषि को और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि परिलोक वास्तव में दुबके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरा हुआ है।
1 घंटे में 5 झंडे एकत्र करने में सक्षम होने के कारण मानसिक शक्ति कम से कम देव स्तर तक पहुंच गई होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति ईश्वर स्तर का किमियागर है। लेकिन क्या उसका रूप और आभा बहुत युवा नहीं है? ये सच है कि हर पीढ़ी में प्रतिभाएं होती हैं। उधर जिग्नेश ने वैद्यनाथ की ओर सतर्कता से देखा। उन्हें रुचिर और अन्य लोगों की ताकत की बेहतर समझ थी। केवल मुजुचांग जो आधे रास्ते में आ गया, उसने उसे उसकी गहराई को देखने में असमर्थ बना दिया। हालांकि उनके 47 मिनट के रिकॉर्ड के साथ उनके लिए पहला स्थान हासिल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मास्टर चेंग, समय की गणना कब होगी? जिग्नेश ने 5 झंडे निकाले जिन पर प्रतिबंध लगे थे। जब तक उन्हें समय मापन स्मारक पर रखा गया, तब तक लगने वाले सटीक समय की गणना की जा सकती थी। थोड़ा और इंतजार करो, झंडे अभी तक एकत्र नहीं किए गए हैं, त्रिलोक ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दरअसल वह बहुत घबराया हुआ भी था। ज़ेड, तुम्हें कितना समय लगा? त्रिलोक ऋषि ने चुपके से पूछा। मास्टर, यह 48 से 50 मिनट के बीच होना चाहिए, फराज ने तुरंत जवाब दिया। ये परिणाम उनके लिए पहले से ही एक असाधारण प्रदर्शन था। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि के मन में एक अच्छा विचार आया। यद्यपि उनके द्वारा अनुमानित समय और समय मापन स्मारक पर अंकित समय के बीच त्रुटियां थीं, लेकिन अंतर बहुत अधिक नहीं था। रुओचेन, तुम्हें कितना समय लगा? त्रिलोक ऋषि ने पुनः रुचिर से पूछा। मास्टर, मुझे लगभग 47 से 48 मिनट लगे, रुचिर ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि की आंखों में आशा की चमक आ गई। 47 मिनट, ये परिणाम उस समय भी उनके लिए हासिल करना कठिन था। मुझे लगता है जिग्नेश इससे आगे नहीं बढ़ सके, है ना? त्रिलोक ऋषि का हृदय अंततः शांत हो गया। फिर एक के बाद एक और किमियागर मिस्टी माउंटेन से बाहर आए। जब 12 किमियागर उपस्थित थे, त्रिलोक ऋषि ने प्रतियोगिता के पहले दौर की समाप्ति की घोषणा की। क्योंकि उनकी धारणा में सभी झंडे पाए गए थे, लेकिन अंत में केवल 12 लोग ही आगे बढ़ पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य लोगों के हाथों में झंडे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास 5 झंडे नहीं थे, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सके। क्या मेरे पिता अभी तक बाहर नहीं आए? वैद्यनाथ थोड़ा चिंतित थे। मेरे पिता की ताकत के कारण उनके लिए झंडा ढूंढना आसान होगा। क्या मेरे पिता ने स्वयं ही हार मान ली थी? चूंकि झंडे मिल गए हैं, इसलिए जो लोग आगे बढ़ गए हैं उन्हें समय की गणना करने के लिए आगे आना चाहिए। त्रिलोक ऋषि ने अपनी आस्तीनें लहराईं और आध्यात्मिक पैटर्न वाली एक पत्थर की पट्टिका उभरी। ये समय मापने वाली गोली भी बहुत मूल्यवान है। वस्तुतः इस पर समय के नियम का प्रभाव दिखाई देता है। गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर कलाकृति तक पहुंच गई है। अल्कमी पवेलियन ने गोलियां बेचकर वास्तव में बहुत पैसा कमाया है। यहां तक कि जुबाओ टॉवर की तुलना में भी यह ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। सभी लोग कृपया समय की गणना करने के लिए आगे आएं। त्रिलोक ऋषि ने सभी से कहा। मैं पहले जाऊंगा। काले वस्त्र पहने एक रसायनज्ञ कार्तिक अपने हाथों में 5 झंडे लेकर बाहर आया। देव स्तर के एक परिपूर्ण किमियागर के रूप में उसे अपनी हड्डियों पर गर्व है। उनका लक्ष्य भी प्रथम स्थान प्राप्त करना है। बस जब 5 झंडे पत्थर की पट्टिका पर गिरे तो चमकदार रोशनी निकली और फिर 2 संख्याओं 50 में एकत्रित हो गई। 50 मिनट, जैसा कि मास्टर क्यू से उम्मीद थी। जब पत्थर की पट्टिका पर अंकित संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दी तो सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि उपस्थित सभी 12 लोग आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत कम लोग थे जो 1 घंटे तक ऐसा कर पाते थे। भाई क्यूई, बधाई। पत्थर की पट्टिका पर अंकित संख्या को स्पष्ट रूप से देखकर जिग्नेश मन ही मन गर्व से मुस्कुराया। यह उससे 3 मिनट पीछे था। मैंने जो गणना की थी उससे 1 सेकंड कम। कार्तिक थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। ये व्यवहार सभी को थोड़ा वर्सेल्स जैसा लगा। भाई क्यूई की मानसिक शक्ति वास्तव में मजबूत है। त्रिलोक ऋषि उनकी चापलूसी करना नहीं भूले। व्यापार के बारे में डींगे मारना अभी भी आवश्यक है। फिर कई किमियागर समय की गणना करने के लिए आगे आए, लेकिन उनमें से अधिकतर 1 घंटे से अधिक दूरी पर थे। जियू, अब तुम्हारी बारी है। त्रिलोक ऋषि की नज़र फराज पर पड़ी। जिन 3 लोगों ने अभी तक समय की गणना नहीं की है वे हैं फराज, रुचिर और मुजुचांग।
फराज ने सिर हिलाया और फिर पत्थर की पट्टिका पर 5 झंडे लगा दिए। थोड़ी देर बाद पत्थर की पट्टिका पर संख्या 49 दिखाई दी। 49 मिनट। मास्टर क्यूई से भी तेज। एक और तेज लड़का। उफ, एक मजबूत लड़का। सब ने आह भरी। फराज इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वह स्थिर रहा है और अपने सामान्य स्तर से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर वह फिर भी दूसरों को नहीं हरा पाता, तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उसका ताओवाद उतना गहरा नहीं है। मैं इसे करूंगा। फराज के नापने के बाद जिग्नेश बाहर आया। उन्होंने जो समय गणना की है वह बहुत सटीक होनी चाहिए। 47 मिनट। उसे याद आया कि रसायन विद्या के राजा त्रिलोक ऋषि को 48 मिनट लगे थे। इसका मतलब है कि वह इस बार एक रिकॉर्ड बना सकते हैं और हमेशा के लिए याद किए जाएंगे तथा दुनिया द्वारा प्रशंसा पाई जाएगी। मैं तो इसके बारे में सोचकर ही बहुत उत्साहित हूँ। जिग्नेश अपने परिणाम सबको दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अब से वह तेज लड़का है जो रिकॉर्ड बनाता है। जिग्नेश को बाहर जाते देख त्रिलोक ऋषि का दिल फिर से बैठ गया। यदि जिग्नेश 47 मिनट के भीतर है तो रुचिर उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। सबके ध्यान में रखते हुए जिग्नेश ने पत्थर की पट्टिका पर झंडा रख दिया। धीरे धीरे 2 संख्याएं प्रकट हुईं। गुलुलू 4, 47। कीमिया के राजा को भी 48 मिनट लगे, लेकिन मास्टर झेंग को केवल 47 मिनट लगे। हे भगवान, मास्टर झेंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रसायन विद्या का नया राजा मास्टर झेंग ही होगा। हर कोई आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही त्रिलोक ऋषि ने पत्थर की पट्टिका पर अंक देखे, उनकी आंखों में गंभीरता की चमक आ गई। जिग्नेश की कीमिया प्रतिभा वास्तव में शक्तिशाली है। सौभाग्य से रुचिर उसके बराबर की स्थिति में है। भाई झेंग, बधाई हो। त्रिलोक ऋषि की आंखों की गंभीरता गायब हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए बधाई दी। जिग्नेश को त्रिलोक ऋषि का पाखंड कैसे नजर नहीं आया, लेकिन उनकी ताकत यही है। दूसरी प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद जिग्नेश को डिप्टी कैबिनेट मास्टर नियुक्त किया जाएगा। ये दुदान सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियम है और यहाँ तक कि त्रिलोक ऋषि भी इसे बदल नहीं सकते। हा, ये तो बस संयोग है। यह अभी भी पवेलियन मास्टर चेंग से बहुत पीछे है। जिग्नेश ने विनम्र होने का नाटक किया। सभी लोग जिग्नेश को विस्मय और प्रशंसा से देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से जिग्नेश के रिकॉर्ड तोड़ने और रिकॉर्ड बनाने के कारनामे देखे। रुओचेन, अब तुम्हारी बारी है, त्रिलोक ऋषि ने धीरे से कहा। रुचिर ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। फराज गंभीर लग रहा था।